Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 14 जून 2026 और है संडे। और आपको पता है संडे होता है हमारा रिवीजन डे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पिछले पूरे सप्ताह के हर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वे में। लास्ट पूरे वीक में आपने किसी भी दिन का सेशन अगर मिस कर दिया है, आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। इसके जरिए आप पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाओगे, और केवल रिवाइज नहीं, डीपली रिवाइज जिसको हम बोलते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर छूटने वाली नहीं है, तो अच्छे से बस खाली यहां पर फोकस करके चीजों को सुनते चलना, ठीक है। और मेक श्योर करना जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पर ये जो सेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। तो शायद आपको याद होगा हम लोगों ने कवर किया था कि एक एडिटोरियल में आईसीएमआर के बारे में राइटर बात कर रहे थे। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो बेसिकली भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में ये पर्टिकुलर बॉडी काम करती है। लेकिन कैसे आज ये आईसीएमआर हमारे हेल्थ इकोसिस्टम को रीवायर कर रहा है, बदलाव लेकर आ रहा है, वो इसमें डिस्कशन हो रहा था। और इस बदलाव को बढ़ाने के लिए हमें और कौन कौन से इनिशिएटिव के ऊपर में काम करना है, वो बात हो रही थी। दो तीन फैक्ट जिसके ऊपर में आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि आईसीएमआर जो है वो क्या है? इंडिया की एक बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? क्योंकि ये हेल्थ की बात करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है। और जो भी रिफॉर्म्स इसके अंदर में पिछले कुछ समय पर करे गए, बदलाव करे गए, उन सबका मेन टारगेट है कि भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, यानी बहुत जल्दी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। ये हमारा एक अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग संस्थान हैं जिनको बहुत बेहतर तरीके से रिफॉर्म किया गया है, बहुत सारे बदलाव करे गए। अलग अलग जो हब्स थे उनके ऊपर में डिजिटल हेल्थ, डेटा साइंस, चाइल्ड हेल्थ, इन सब चीज़ों को हम लोग नई तरीके से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आईसीएमआर बढ़िया काम कर रहा है अपने हेल्थ सेक्टर के अंदर में। लेकिन अब आईसीएमआर देखो, पहले क्या होता था? केवल आइसोलेटेड रिसर्च किया करता था, यानी कि कुछ ही जगह थी जहां पर आईसीएमआर रिसर्च करता था। अब क्या है, इन्होंने देश भर में अपने अलग अलग इकोसिस्टम को फैला दिया है। तो अब आईसीएमआर ने बनाया है नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर में 13 अलग अलग रिसर्च एरियाज यहां पर चुने हैं, जो देश में अलग अलग जगह पर होंगे, जो अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, टीबी, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, इमरजेंसी केयर, यानी कि जितने भी ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इनको अलग अलग जगह पे आराम से सेपरेटली फोकस में रखा जा सकेगा। हमारे लिए नए प्रकार के हेल्थ केयर सोल्यूशंस लेकर आए जा सकेंगे। तो ये आईसीएमआर कर रहा है काम, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल ये भी कहता था कि एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए, डायबिटिक डिटेक्शन के अंदर में, न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग, ऐसे तमाम बहुत सारे इनिशिएटिव्स, यानी हेल्थ केयर सेक्टर में आज एआई का यूज़ हो रहा है। फिर हमारे पास में एक इनिशिएटिव आता है विच इज़ आई ड्रोन इनिशिएटिव। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, आई ड्रोन इनिशिएटिव क्या करता है? ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है वैक्सीन्स को डिलीवर करने के लिए। याद रखिएगा, ये भी लेकर आया गया, ताकि कोई ऐसा एरिया है जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, टेरेन वहां का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम आई ड्रोन इनिशिएटिव के माध्यम से ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने वैक्सीन्स को, मेडिसिन को, या ब्लड प्रोडक्ट्स हो गया, मेडिकल सप्लाईज हो गया, उनको हम डिलीवर कर सकते हैं रिमोट एरियाज़ के अंदर में। पूछा जा सकता है ये इनिशिएटिव आपसे। फिर हमने दूसरा इनिशिएटिव काम किया है उसके ऊपर में, वो है मेडटेक इनिशिएटिव। मेडटेक इनिशिएटिव का मेन पर्पस है कि आज बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस जो भारत बाहर से मंगाता है, वैक्सीन्स भारत से बाहर से मंगाता है, हम उन सब डिवाइसेस को इंडिया में खुद से बनाएंगे। और इसी के लिए ये नए इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। मेडटेक मित्रा हो गया, मेडटेक इनोवेशन हो गया, ये इनिशिएटिव यहाँ पर चलाए गए। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के ऊपर आईसीएमआर ने काम किया। तो ये दिखा रहा है कि भाई आईसीएमआर ने कितने सारे अचीवमेंट्स हासिल भी करे हैं और वो बदलाव भी कर रहा है। लेकिन हमारा जो भविष्य में फोकस होना चाहिए, फ्यूचर फोकस, उसमें हम लोगों को डिजिटल हेल्थ के ऊपर में ज़्यादा काम करना होगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्लोबल कोलैबोरेशंस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनके ऊपर में काम करना होगा। दुनिया भर में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ में बायोमेडिकल रिसर्च सेक्टर में, तो हमें इसको और बढ़ाना है, नए नए प्रकार के इनोवेशन करना है, हेल्थ केयर सिस्टम में नया बदलाव लेकर आना है। वो इस तरीके से हो पाएगा। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। तो आईसीएमआर के अचीवमेंट्स के बारे में वो आर्टिकल एडिटोरियल पब्लिश हुआ था। फिर हमने एक आर्टिकल कवर किया था इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिसोर्स फ्रंटियर के बारे में, कि भाई भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए काम शुरू कर दिया गया है। और इसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट्स को कवर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके अलावा मेघालय हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, जिनके ऊपर में करंट समय पर काम किया जा रहा है। यहाँ पे मल्टीपल जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको खोजा जा रहा है, और बताया गया है कि भाई यहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट है।
अब देखो, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। हम यहाँ पर हमेशा बॉर्डर सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। हमारी बीएसएफ है ना, उसके अलावा असम राइफल्स, ऐसी तमाम कह सकते हैं अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगी हैं, बॉर्डर की प्रोटेक्शन कर रही हैं। बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को सुरक्षित किया जा रहा है, म्यांमार से इलीगल जो इमिग्रेंट्स आते हैं वहां से बॉर्डर को सुरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो फोकस है वो अभी तक बॉर्डर सिक्योरिटी पे हुआ करता था, बट अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ढेर सारे रिसोर्सेस मिलने शुरू हो गए हैं, उसकी खोज भी की जा रही है। और इसमें जब मैं मिनरल्स की बात कर रहा हूं, क्रिटिकल मिनरल्स की, तो कौन से क्रिटिकल मिनरल की बात की जा रही है? लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, वेनेडियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो करंट समय पर खोजे जा रहे हैं। कहां पर? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में। इस बात को याद रखिएगा। ये जितने भी मिनरल्स मैंने अभी यहां पर आपको बताएं वर्ड टू वर्ड, ये सारे के सारे मिनरल्स आज हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सिस्टम, सभी जगह पर इन क्रिटिकल मिनरल्स का बेहद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो मणिपुर में निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम की खोज की जा रही है। समझ रहे हैं? तो अब ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जहां पर हम पहले बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते थे, अब मिनरल रिसोर्सेज खोज रहे हैं। तो आर्टिकल में बस खाली ऑथर ने इतना बोला है कि मिनरल रिसोर्सेज को खोजना कोई बुरा नहीं है। अगर इकोनॉमी डेवलप होगी, चाइना के ऊपर में निर्भरता को कम करने के ऊपर में हम काम करेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कोई एम्प्टी स्पेस मत समझना कि ये खाली जगह है, जहां मन चाहा वहां खुदाई करेंगे, वहां से क्रिटिकल मिनरल निकालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर भारी मात्रा में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उनके अपने खुद के लैंड राइट्स हैं, उनके खुद के ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, उनके नियम हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, उनके कल्चर को समझना जरूरी है और उनका पार्टिसिपेशन होना बेहद जरूरी है। ऐसा ना हो कि बिना पार्टिसिपेशन के यहां पर कहीं पर भी जबरन फोर्सफुली उनको हटाकर वहां से मिनरल रिसोर्सेज निकालें, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो पार्टिसिपेशन लोगों का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है जिसमें हम लोगों ने होमो इरेक्टस फॉसिल के बारे में डिस्कशन किया था। आइए बात करते हैं यह क्या है। हम लोग जैसे अपने पूर्वज की बात करते हैं तो हम कुछ फॉसिल्स के ऊपर में रिसर्च कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल निएंडरथल्स, डेनिसोवन। अब निएंडरथल्स और डेनिसोवन के बाद यहां पर एक और जो फॉसिल मिला है वो होमो इरेक्टस का मिला है। कहा जाता है ये वो पूर्वज हैं जिनके जेनेटिक्स आज हम लोगों के अंदर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके ये प्रजाति जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, खत्म हो चुकी है, लेकिन आज जो हम हैं वो होमो सेपियंस प्रेजेंट हैं। तो ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ है वो ह्यूमन इवोल्यूशन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आर्टिकल कहता है ऐसा नहीं जैसे हम लोग ज्यादातर जगह पे पढ़ते हैं कि बंदर थे, बंदर से सीधा थोड़े समय बाद इंसान बन गए। वैसा नहीं है। कुछ जगह पर रिसर्च किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम करा गया, ह्यूमन के जेनेटिक्स को आराम से डिटेल से एनालाइज किया गया, जिसके वजह से निएंडरथल के जेनेटिक्स मिलते हैं। उस जीनोम में दिखाया गया कि जो आज मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जितने भी यहाँ पर करंट समय पर ह्यूमंस हैं, वो 1 to 2% निएंडरथल का डीएनए कैरी करते हैं। और जो डेनिसोवन है वो डेनिसोवन में दिखाया गया है कि इनकी पॉपुलेशन 3 से 7% डेनिसोवन डीएनए को कैरी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में डेनिसोवन का डीएनए काफी सारे लोगों में पाया गया है। तो एंशिएंट डीएनए यहाँ पर अब डिफिकल्ट है इसको रिकवर करना, क्योंकि एक इंसान की मृत्यु के बाद में डीएनए धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। ऐसे ही होमो इरेक्टस के साथ में भी हुआ। अब होमो इरेक्टस दोस्तों एक ऐसा फॉसिल मिला है जो मतलब होमो इरेक्टस वो लोग थे जो लगभग 2 मिलियन साल पहले हुआ करते थे, जो पूरे अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अंदर में फैले हुए थे। अब एक थोड़ा सा क्या हुआ है, होमो इरेक्टस के फॉसिल में से जो उनके दांत होते हैं, उस टीथ का जो एनेमल होता है वो एनेमल यहां पर मिला है। उस एनेमल को यहां पर स्टडी किया जा रहा है, याद रखिएगा। और जब भी एंशिएंट लाइफ की स्टडी की जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ना होमो इरेक्टस के ऊपर में किस चीज के ऊपर रिसर्च किया गया है, होमो इरेक्टस में जो फॉसिल्स हैं वहां पे डीएनए तो नहीं है, क्योंकि इतने समय बाद डीएनए जिंदा रह ही नहीं सकता। तो जो एंशिएंट प्रोटीन्स है वो मिले हैं, वो फॉसिल्स के अंदर में प्रोटीन प्रोटेक्टेड थे। तो उन प्रोटीन्स के ऊपर में करंट समय पर रिसर्च की जा रही है, ये याद रखिएगा। और जब भी दांत में से जो एनामल मिला है उसमें ये एंशिएंट प्रोटीन प्रेजेंट है, उसकी रिसर्च कर रहे हैं और उसी की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोप्रोटोमिक्स। एग्जामिनेशन के लिए याद रखेगा, पूछ सकता है पैलियोप्रोटोमिक्स क्या है। तो एंशिएंट प्रोटीन्स जो फॉसिल्स में प्रोटेक्टेड रहते हैं उनकी स्टडी करना पैलियोप्रोटोमिक्स कहते हैं। तो अभी होमो इरेक्टस की जब हम बात करें तो 6 होमो इरेक्टस टीथ हमने रिकवर करे हैं चाइना से। साइंटिस्ट ने उसमें से प्रोटीन निकाला है उनके टूथ एनिमल से, और वो एसिड एचिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं, यानी कि टूथ एनिमल के अंदर में प्रोटीन्स लंबे समय से प्रिजर्व है। इससे हम लोग को थोड़ी सी जानकारी मिलेगी होमो इरेक्टस के बारे में। जैसे आज हमें निएंडरथल के बारे में पता है, डेनिसोवंस के बारे में पता है, वैसे ही भविष्य में हमको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है होमो इरेक्टस के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए, फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग पायरो प्रोसेसिंग। पायरो प्रोसेसिंग क्या होती है, प्लीज इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आप देख पाओगे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में प्रेजेंट है। पायरो प्रोसेसिंग मतलब होता है एक ऐसा तरीका जहां पर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पका रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस या 1450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। तो इस टेम्परेचर पे गर्म करना, वो भी ड्राई सिचुएशन में, बिल्कुल सूखा, कोई ज्यादा पानी का यूज नहीं हो रहा है। तो ये एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। इसी का ही इस्तेमाल करके क्या किया जाता है दोस्तों, सीमेंट बनता है आज। तो आपसे पूछ सकता है, बताओ पायरो प्रोसेसिंग कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है। सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, मेटलर्जी हो गया, न्यूक्लियर इंडस्ट्री हो गया, यहां पे हम लोग पायरो प्रोसेसिंग का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें से सीमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ा यूजर है पायरो प्रोसेसिंग का। होता एक्चुअली है, सीमेंट बनता कैसे, जरा इसके बारे में सुनो। सीमेंट के लिए जो हमें मेन रॉ मटेरियल चाहिए, मेन रॉ मटेरियल वो होता है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। ठीक है, अब देखो लाइमस्टोन को ही अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद में हमको मिलता है क्लिंकर। क्या मिलता है, क्लिंकर, छोटे छोटे नड्यूल्स, उनको पीस कर यहां पर सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक चीज और है कि पायरो प्रोसेसिंग की जब भी बात होती है, पायरो प्रोसेसिंग में आप समझ गए कि ड्राई सिचुएशन में हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को पकाया जाता है। जैसे यहां पर रोस्टिंग हो गया, स्मेल्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया। रोस्टिंग से हम ओर को सेपरेट करते हैं, सॉरी स्मेल्टिंग से ओर को सेपरेट करते हैं। रोस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है सल्फाइड्स ओर को गर्म करने के लिए, है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी मेथड्स हैं जो आपने करंट समय पर देखे हैं, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सारे के सारे मेथड्स पायरो प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स हैं। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पूछ सकता है पायरो प्रोसेसिंग कौन कौन सी मेन सेक्टर्स में यूज होता है। सीमेंट, मेटलर्जी और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है। बहुत सारी जगह पर इसकी स्टडिंग हो रही है। फिर पूछ ले पायरो प्रोसेसिंग एग्जैक्टली है क्या, तो भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं टू ब्रिंग अबाउट फिजिकल और केमिकल चेंज इन सॉलिड मटेरियल्स। किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर में, सॉलिड पदार्थ के अंदर में कोई फिजिकल या केमिकल चेंज लाना है, उसको पकाते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर, ड्राई प्रोसेस, यहां पर कोई मेनली एज अ वाटर मीडियम यूज नहीं होता, एनर्जी इंटेंसिव होता है। इसका यूज यहां पर मटेरियल, जो मटेरियल्स होते हैं उसके सेपरेशन के लिए, उनके बदलाव के लिए यूज किया जाता है। फिर एक आर्टिकल हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन किया था कि भाई इंडिया ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड कर लिया है इन 2025। ये बात सिप्री की रिपोर्ट में पब्लिश की गई है कि भाई सिप्री की रिपोर्ट में मेंशन क्या, सिप्री है क्या, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकी बुक यहां पर पब्लिश हुई है, ईयर बुक 2026। इसमें यह बताते हैं कि कौन सा देश अपने मिलिट्री के ऊपर में कितना खर्चा कर रहा है, कितने हथियार वो अपने देश में इंपोर्ट कर रहा है, अपने कितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को वो बढ़ा रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर में काम किया जाता है सिप्री की ईयर बुक के अंदर में। तो याद रखिएगा, सिप्री बेसिकली स्वीडन बेस्ड एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो सॉरी जो बेसिकली क्या करता है, इस ईयर बुक 2026 को पब्लिश करता है। तो इन्होंने बताया कि भारत के पास में 2025 में जो न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे वो 180 वॉरहेड्स थे। अब 2026 में हमारे पास में 190 वॉरहेड हो गए। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हमारी न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी। हमने कह रखा है कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन को खुद से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब कोई कंट्री मतलब पहले हम पे अटैक करेगा तो उसके रिटेलिएशन में हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। फर्स्टली पहले हम लोग यहां पर शुरुआत नहीं करने वाले न्यूक्लियर वेपन का यूज करके। अब हमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाना पड़ रहा है, रीजन आपको पता है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड इवन पाकिस्तान हमारे बॉर्डर के पास में है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है मिलिट्री के ऊपर में और कितने हथियार इंपोर्ट कर रहा है। तो जब आती है मिलिट्री स्पेंडर की कि भाई कौन अपने डिफेंस सेक्टर पे कितना खर्च कर रहा है, तो दुनिया के 5 सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर में सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर है चाइना, फिर रशिया, फिर जर्मनी और फिर अपना भारत। और 2025 में इंडिया का जो टोटल बजट रहा है वो 92.1 बिलियन डॉलर्स का रहा है। अब वैसे ही यहां पर हम बात करेंगे इंडिया के इंपोर्टर के बारे में, यानी कि दुनिया में इंपोर्टिंग कौन कर रहा है सबसे ज्यादा। ये तो हमने ऊपर डिस्कशन किया, ये क्या है, ये मिलिट्री स्पेंडर के बारे में बात हो रही है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि कौन सा देश कितना सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट के मामले में दोस्तों हम सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। तो जो आत्मनिर्भर भारत ये इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अभी काम कर रहा है, इसका मेन पर्पज यही है कि जो आज हम हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं ये इंपोर्ट कम से कम हो। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर के मामले में प्लीज प्लीज इसको याद रखिएगा, नंबर 1 पे यूक्रेन है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे सऊदी अरेबिया है, फिर उसके बाद में कतर एंड देन उसके बाद में आपको यहां पर मिल जाएगा पाकिस्तान।
ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट करती हैं, खरीदती हैं, और खर्चे में यानी मिलिट्री स्पेंडिंग में हम लोग 5वें नंबर पर आते हैं। हो गया क्लियर? आगे आते हैं। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था तेजस MK-1A के बारे में। तो अभी रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी तेजस MK-1A जो फाइटर जेट हैं वो प्रेजेंट करे जाएंगे, बनाए जाएंगे, और ये फाइटर जेट हमारी भारत की एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में पिछले कुछ समय पर देरी हो चुकी है, डिले हो चुका है। डिले के पीछे का रीजन बताया जा रहा है क्योंकि इस फाइटर जेट में जो इंजन यूज हो रहा है वो अमेरिका से मंगाया गया है, जिसका नाम है GE404 इंजन। ठीक है, अब इस इंजन की सप्लाई में काफी देरी भी हुई है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है और 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाने हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अब इसका मेन पर्पस यह है कि यह हथियार खुद से बनाएंगे तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत, और जो MiG-21 फाइटर जेट हैं पुराने वाले, इसको हम रिप्लेस कर सकेंगे अपने तेजस MK-1 से। ठीक है, ये याद रखेगा। तो MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए ही हम तेजस MK-1 के ऊपर में काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज बहुत ही ज्यादा डिले हो चुका है। बाकी हमें फ्यूचर में भी प्रोग्राम चलाना है, तेजस MK-2 पे काम करना है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट का तैयार करना है, कावेरी इंजन को फंड करना है। ये सब की चीजों के ऊपर में काम हम कर सकते हैं, जिससे काम तेजी से बढ़ पाएगा। अब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है तेजस MK-1A के बारे में। तो तेजस MK-1 भारत का इंडिजीनियस, खुद का बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जो आज इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएगा, और ये 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, याद रखिएगा। हर प्रकार के अटैक कर सकता है, एयर डिफेंस अटैक, ग्राउंड अटैक, रिकॉग्निसेंस, प्रिसीजन अटैक। MK-1A इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि A का मतलब है एडवांस वर्जन। तो नॉर्मली जो MK-1 वाली वर्जन है दोस्तों, उसका एक अपग्रेडेशन है MK-1A। 1A में इसलिए खास है क्योंकि इसमें एसर रडार का यूज किया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को इंप्रूव किया गया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, मिड एयर फ्यूलिंग, बेटर कॉम्बैट सर्वाइवेलिटी, ये सब कुछ यहां पर इसमें देखने को मिल जाता है। फिर हमने कवर किया था ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में, कि निकोबार प्रोजेक्ट हमारे देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। ये बात गवर्नमेंट की साइड से कही जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार में हम लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। ठीक है, अंडमान, देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड को बीच में सेपरेट करता है एक पर्टिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल ही क्या करता है, हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है, ये याद रखिएगा। समझ रहे हैं? अब ऐसे ही बोला जा रहा है कि यहीं पे आता है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल क्या करता है, हमारा जो निकोबार वाला आइलैंड है और इंडोनेशिया का सुमत्रान, इनके बीच में यहां पर ये सेपरेशन देता है। तो आज जो निकोबार आइलैंड है, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, वो भी खासकर बे ऑफ बंगाल में, सॉरी, प्रेजेंट है, वो भी खासकर उस जगह पे जहां पे हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखते हैं। तो इस जगह पे ये डेवलपमेंट करना जरूरी है, ये गवर्नमेंट का कहना है। वो कह रहे हैं कि हम ग्रेट निकोबार पे हम क्या करने वाले हैं, हम ICTP ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने वाले हैं। उसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नेवल एयर स्टेशन एंड पावर प्लांट्स के ऊपर में काम करेंगे। इससे क्या होगा, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी, चाइना का जो प्रेजेंस है उसको हम मॉनिटर कर पाएंगे। ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंस हो जाने वाले हैं। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट द एनवायरमेंटल इशू, रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, लेदर बैक टर्टल हैबिटेट, शोम्पन ट्राइब और निकोबारी ट्राइब। ये सब कुछ जो बताया गया है वो है यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि भाई यहाँ का जंगल बहुत घना है, यहाँ पर लेदर बैक टर्टल की स्पीशी पाई जाती है, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, निकोबारी ट्राइब्स हैं। तो इनका क्या होगा अगर हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो अगर प्रोजेक्ट लगाया तो भाई इनके जीवन पर एक भारी असर पड़ता हुआ नजर आएगा, वो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो प्लीज एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि जिस निकोबार आइलैंड पर प्रोजेक्ट लगाने की बात हो रही है, वहीं पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और उस रिजर्व के अंदर में हमारा आता है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क। ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं दोस्तों, ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। इससे हमको ये मदद मिल जाएगी कि हम चाइना का जो प्रेजेंस है उसको मॉनिटर कर पाएंगे, क्योंकि चाइना आज भारत के चारों तरफ सॉरी अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में क्या कर रहा है, वहां पर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है ताकि वो भारत के ऊपर में निगरानी रख सके। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करा चाइना ने, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट हो गया, म्यांमार के अंदर में कायुकपियो पोर्ट हो गया। तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा भी प्रेजेंस थोड़ा सा बढ़ जाए, कहाँ पर, इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर में, जिससे कि चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाएगा। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हम अगर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा उसको काउंटर करने के लिए। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कुछ डिटेल आया था, ये याद होगा दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप होता है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल।
फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में इस बॉडी को बनाया गया। हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर में प्रेजेंट है। तो ये जो फीफा है ये क्या करता है, आज फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करते हैं, वेमेन वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करते हैं, यूथ वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार 2026 में होने वाला वर्ल्ड कप ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें 48 टीम्स शामिल हो रही हैं। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए 1930 से लेकर 2022 तक, तब तक दोस्तों केवल 32 टीम्स थी। कितनी? 32 टीम्स थी जो वहां पर वर्क करा करती थी या मैचेस खेला करती थी। इस बार 2026 में फर्स्ट टाइम हुआ है कि 48 टीम्स यहां पर शामिल हैं। दिस इज द बिगेस्ट एक्सपेंशन इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री एवर। अब पहली बार एक और चीज हो रही है, वो ये है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो एक कंट्री नहीं 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रहे हैं। अब वो 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है कनाडा और तीसरा है मैक्सिको। ये 3 कंट्रीज हैं जो इस बार मिलकर वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। प्लीज ये भी याद रखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओपनिंग मैच हो चुका है मैक्सिको के अंदर में, क्लोजिंग मैच जो होगा न्यू जर्सी के अंदर यानी कि यूएसए के अंदर में होने वाला है। और ये सबसे लंबा चलने वाला वर्ल्ड कप है क्योंकि टीम्स बहुत सारी हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। 38 दिनों तक वर्ल्ड कप चलेगा। 19 जुलाई 2026 में न्यू जर्सी में दोस्तों यहां पर लास्ट इवेंट होगा या लास्ट मैच यहां पर होने वाला है। ओके, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। फिर क्वेश्चन है हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे 2022 में कतर में मैच हुआ, 2022 में कतर में जब ये इवेंट हुआ था तो केवल 64 मैच हुए थे। इस बार आप देख पाओगे 2026 में 104 मैचेस होने वाले हैं। नए नए रिकॉर्ड्स यहां पर सेट होने वाले हैं। ठीक है, तो 48 टीम्स हैं, 104 मैचेस होंगे, समय लगने वाला है और इवेंट बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर होने वाला है जिससे कि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप इस तरीके से याद रखो। चलिए, अब बात आती है यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जिसमें हम बात कर रहे हैं जोजिला टनल के बारे में। क्वेश्चन बन सकता है, रिसेंटली जोजिला टनल न्यूज़ में आया क्योंकि कुछ काम इसका कंप्लीट हो चुका है, कुछ फाइनल काम बचा हुआ है, वो कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत जल्दी जोजिला टनल बन के तैयार हो जाएगा। ये कहां पर लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में। ये कश्मीर घाटी को कारगिल लद्दाख के साथ में जोड़ने का काम करता है, यानी कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगा ये हमारा जोजिला टनल, जो जोजिला पास के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, ग्रेटर हिमालयाज में है। और जोजिला टनल के बारे में एक बात और बोली जा रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल है एट दी हाई ऑल्टीट्यूड, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर, क्योंकि ये हाइट है 11,578 फीट। ठीक है, कितनी हाइट है दोस्तों? 11,578 फीट। ये अपने आप में बहुत मैसिव हाइट है। इतनी हाइट पे दुनिया का पहला सिंगल ट्यूब वाला ये टनल होने वाला है। जब मैं सिंगल ट्यूब कह रहा हूं तो एक ही रास्ता है, उसमें आना जाना यानी बाई डायरेक्शनल दोनों साइड्स यहां पर मेंशन करी गई हैं। ठीक है, जो ट्रैवल टाइम पहले 3 घंटे का हुआ करता था, पहाड़ी इलाका, उबड़ खाबड़ रास्ता, कई बार बर्फ पड़ गई तो तकलीफ हुआ करती थी, अब वो रास्ता केवल 20 मिनट का हो जाएगा। यह है इसकी खास बात। टनल का यही होता है इंपॉर्टेंस, लॉन्ग रूट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। उसके बाद जो हमारा LAC है, ठीक है, वहां पे सपोर्ट करेगा। हमें सोल्जर्स को अपना बहुत तेजी से डिप्लॉय करना है, इधर से उधर पहुंचाना है तो वो पहुंचा जा सकेंगे। यानी ऑल वेदर हर समय यहां पर ये रोड कनेक्टेड रहेगा, कश्मीर को लद्दाख के साथ में जोड़ के रखेगा। तो जोजिला टनल के बारे में याद रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में, नेचुपू टनल अरुणाचल प्रदेश में। ये कुछ टनल्स हैं जो एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर है चेननी नशरी टनल, ये अगेन जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाता है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था अबाउट द न्यू मस्टर्ड हाइब्रिड स्पीशी। ठीक है, तो मस्टर्ड की यानी कि सरसों की एक नई हाइब्रिड स्पीशी के ऊपर में काम किया गया है। और ये जो हाइब्रिड स्पीशी है इसमें क्या बदलाव कराया गया? देखो, हाइब्रिड मतलब कि भाई सरसों की एक प्रजाति थी, उस प्रजाति के अंदर में हमने थोड़ा सा बदलाव कराया। बदलाव करने के पीछे का रीजन मात्र इतना है कि हम सरसों की खेती इन मस्टर्ड की प्रोडक्शन को बेटर तरीके से कर सकें। यही हमारा एकमात्र अल्टीमेट रीजन है, ये याद रखिएगा। अब जब मैं मस्टर्ड हाइब्रिड की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो प्लीज याद रखिएगा इसमें क्या बदलाव करा गया है। इस मस्टर्ड को बनाया गया है IMI रेसिस्टेंट। IMI का मतलब होता है इमाडेजोलिनॉन। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है इमाडेजोलिनॉन, तो ये IMI है। अब क्या होता है IMI एग्जैक्टली यहां पर किस चीज का काम करेगा? तो ये काम करता है हर्बिसाइड का। ठीक है, मैंने कहां पे मेंशन कर रखा है, वेट मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो, IMI क्या है? एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्या करता है? अनवांटेड प्लांट्स को टारगेट करता है। तो जब हम मस्टर्ड की खेती कर रहे होते हैं, क्योंकि सरसों का तेल हमारे लिए आज बहुत जरूरी है,
नहीं तो फिर जो खाने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए तेल का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अलग अलग कंट्री से, समझे। तो हम जब मेजर ऑयल सीड क्रॉप की बात कर रहे हैं तो मस्टर्ड से मिलता है। अब लेकिन मस्टर्ड की जो फसल है, इनको परेशान कर रहा है एक पर्टिकुलर प्लांट, अनवांटेड प्लांट, जिसको ओराबेंचे के नाम से जाना गया है, या बूम रेप भी हम कहते हैं। ये क्या है? ये एक वीड है जो परेशान कर रहा है, मस्टर्ड की क्रॉप को ज्यादा उगने नहीं देता। ये एक पैरासिटिक वीड है जो अटैक करता है, मस्टर्ड के सारे न्यूट्रिशन को चूस लेता है। इसको बोलते हैं पैरासिटिक वीड। तो मस्टर्ड की जड़ों को अटैक करता है, इससे मस्टर्ड सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने एक हर्बिसाइड बनाया और उस हर्बिसाइड को नाम दिया IMI, इमाडाजिलोन। अब होता यह है कि ये जो IMI हर्बिसाइड है, अगर हम इसको एज इट इज यूज कर देंगे तो भाई ये तो इस प्लांट को तो मारेगा, जो ये प्लांट हमें नहीं चाहिए, बूम रैप। उसके साथ साथ मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम मस्टर्ड की वैरायटी में कुछ इस प्रकार से एक बदलाव कर दें, इनर चेंज कर दें, जिससे जब हम इस दवा का यूज करेंगे, इस हर्बिसाइड का यूज करेंगे IMI का, तो मस्टर्ड के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल ये जो प्लांट है, अनवांटेड प्लांट, इसको मार दिया जाएगा। ये जो पैरासिटिक वीड है, इसको मार दिया जाएगा, जिससे मस्टर्ड का प्रोडक्शन बेटर तरीके से हो सकेगा। यही हमारा एकमात्र सा रीजन है। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब ये क्रॉप को डैमेज कैसे करता है मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये पैरासिटिक वीड है। जितने भी पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल प्लांट्स में से सारे न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं। अब ये डेंजरस क्यों है मैंने आपको बता दिया, जिससे हमारे मस्टर्ड का प्रोडक्शन बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाएगा। तो हमने क्या किया, मस्टर्ड में एक म्यूटेशन, एक छोटा सा बदलाव किया, और बदलाव करके यहां पे हमने उसको हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बना दिया कि IMI दवा का भी इस्तेमाल करेंगे और बीमार भी मर जाएगी और मस्टर्ड के क्रॉप को भी कुछ नहीं होगा, बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन हो सकेगा। दैट्स इट, इतना याद रखिएगा। फिर हमने बात की थी कि भाई इंडिया अपनी बात रख रहा है बॉन मीट के अंदर में। बॉन क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत होती है इस मीटिंग के अंदर में, और ये जो बॉन मीटिंग है ये जर्मनी के अंदर में हुई है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज प्रेजेंट थे, इंडिया भी प्रेजेंट था। इंडिया ने अपनी बस खाली एक मेजर सी बात रखी है, उस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि आज हम लोग बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, इंडिया कहता है कि भाई बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज, इनके लास्ट में ED लगा है, ऐसे हैं जो लगातार इन्होंने अपने पास्ट में प्रदूषण करा है और आज जाके ये विकसित कंट्री बन पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, USA की, यूरोप की। तो अब समय यह है कि डेवलपिंग कंट्री भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है और डेवलपिंग कंट्रीज भी बहुत सारा प्रदूषण कर रही है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, प्रदूषण हम लोग बराबर कर रहे हैं ताकि हम भी यहां पर अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। इंडस्ट्री चलेगी, प्रदूषण करेगी, तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, प्रदूषण कम करो, प्रदूषण कम करो। आपने भी इतिहास में वही किया है, अब हमारे ऊपर में आप प्रेशर बना रहे हो प्रदूषण कम करने के लिए। प्रॉब्लम एग्जैक्टली यह है कि ठीक है हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम इतना सारा पैसा कहां से लगाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी, ग्रीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए? क्योंकि प्रदूषण कम करने के लिए हमें ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना होगा। तो उसमें आप हमारी मदद करो, उसमें आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, पैसे का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिसको क्लाइमेट फाइनेंस का नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया? क्लाइमेट फाइनेंस का। याद रखिएगा कि भाई आपसे पैसा लेंगे और हम सब मिलकर, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे और प्रदूषण को कम करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट तो बहुत पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान भी हो गया था, लेकिन आज तक इसमें फंडिंग जो है वो बहुत कम रही है, गैप बहुत ज्यादा रहा है। यानी जो जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज की वो ज्यादा है, ये डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा फंड करती नहीं है। तो इंडिया कह रहा है कि भाई आपको फंड करने की जरूरत है, भाई फंड करोगे तभी हम लोग ये जो प्रदूषण है उसको रोक पाएंगे। तो ये सब कुछ डिस्कशन हुआ दोस्तों बॉन, जर्मनी के अंदर SB64 मीटिंग के अंदर में। ठीक है, तो SB64 क्या है? SB64 बेसिकली सब्सिडरी बॉडी का 64वां सेशन है, इसलिए 64 रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर यह देख पाओगे UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर ये जो पर्टिकुलर बॉडी है इसी के अंदर में SB64 ये 64वां सेशन हुआ है सब्सिडरी बॉडी का। सब्सिडरी बॉडी दो बॉडीज हैं, UNFC के अंदर में ही आती हैं। एक है सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन और दूसरी है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। इन दोनों बॉडीज का मेन पर्पस है क्लाइमेट अग्रीमेंट्स को लागू करना और क्लाइमेट अग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के साथ साथ यहां पर कुछ गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाना। इंडिया कहता है हमें डेवलपिंग कंट्रीज को साथ में इकट्ठा होना होगा ताकि हम मांग कर सकें इन डेवलप्ड कंट्रीज से कि भाई आपको हमारी फंडिंग करनी ही होगी, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस करना होगा, तभी यहां पर जो एक बढ़िया तरीके से ग्रोथ है प्रदूषण को रोकने के लिए वो हो पाएगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पे एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है G77। पुराना ग्रुप है बट ये याद रखिएगा यहां पर वो कंट्रीज हैं G77 के अंदर में कुछ कंट्रीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल चाइना है, इंडिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोएलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज का यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर में।
इनका मेन पर्पज़ यही है कि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बात करें, हम अपनी आवाज़ को उठाएं। फिर वैसे ही यहाँ पर आपको लाइक माइंडेड कंट्रीज देखने को मिलते हैं, यानी कि जिनके आइडियोलॉजीज, जिनकी सोच विचार एक सी है। इसमें इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, बोलीविया, मलेशिया, ये सब कंट्रीज हैं, ये लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, LMDC, ये भी साथ में इकट्ठे हुए हैं। फिर आता है यहाँ पर एक ग्रुप जिसको हम बेसिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। बेसिक ग्रुप में 4 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। सभी का मेन पर्पस यह है कि भाई क्लाइमेट नेगोशिएशंस पे बातचीत हो और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारी फंडिंग करें, जिससे कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में बढ़िया मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला आर्टिकल। फिर यहां पे डिस्कशन हो रहा है इंडिया के रोड के बारे में। इंडियाज रोड थ्रू म्यांमार इज वन ऑफ एंगेजमेंट। भाई भारत का जो पर्टिकुलर टारगेट है, किस चीज को लेकर टारगेट, म्यांमार के साथ में आज हम रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के ऊपर में पूर्ण तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई म्यांमार चाइना के कब्जे में ना आ जाए। क्योंकि म्यांमार के ऊपर में दुनिया भर के कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए, क्योंकि म्यांमार के अंदर में तख्ता पलट हुआ, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मिलिट्री ने रूल किया, अब अपना ही प्रेसिडेंट बनाया। तो म्यांमार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए म्यांमार इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल में राइटर ने वही डिस्कशन किया है कि भाई म्यांमार के साथ में रिलेशंस को टॉप प्रायोरिटी पे रखो। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या करता है, भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ में म्यांमार के साथ जोड़ने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडिया का ये कोलकाता है, आज भारत का नॉर्थ ईस्ट के साथ में जो कनेक्शन है ना, वो इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से होता है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता बहुत पतला है, तो एक वीकर जोन है। तो हमने म्यांमार के साथ मिलकर ये बोला कि भाई आपका पोर्ट है यहाँ पे सितवे पोर्ट, इस पोर्ट पे हम अपना एक लिंक बैठाएंगे, अपने कोलकाता को आपके सितवे पोर्ट से जोड़ेंगे और अंदर से पलेतवा से होते हुए सीधा यहाँ पर जो हमारा मिजोरम है उसके साथ में कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो भारत में अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ में एक तो ऊपर से कनेक्टेड है, अब नीचे से भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो हम बांग्लादेश को घेर लेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड से, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ लोग हैं, उनकी टिप्पणियाँ आती हैं नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बेटे ये देखो, एक नीचे से घिराव हो गया है, एक ऊपर से घिराव हो गया है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है म्यांमार। अब म्यांमार रहेगा तभी तो, म्यांमार के साथ संबंध अच्छे होंगे तभी तो यहाँ पर वो इजाज़त देगा, अपने पोर्ट का एक्सेस देगा। तो पहला तो ये हो गया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा कनेक्टिविटी है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। भाई एक और है कि इंडिया को हम सीधा म्यांमार के साथ में जोड़ें। ठीक है, भारत का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, आप मणिपुर का हिस्सा देख पाओगे, इसको म्यांमार के साथ जोड़ेंगे, म्यांमार से थाईलैंड तक हाईवे बनाएंगे और फिर फर्दर इस हाईवे को बढ़ाने की बात हो रही है कि इस हाईवे को हम सीधा लाओस तक और वियतनाम तक भी लेकर जा सकते हैं। इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी होगी, ट्रेड वगैरह इंप्रूव हो पाएगा। तो म्यांमार इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए इंपॉर्टेंस आपने समझा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर म्यांमार को खाली छोड़ दिया गया, चाइना बैठा है भाई हम आपके यहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। क्या ऑब्जेक्टिव है भारत का, कि हम लोग चाहते हैं म्यांमार में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और चाइना को हम लोग अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकें, चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है म्यांमार में, इसको कम कर सकें, ये हमारा टारगेट है। फिर हमने इंडिया नेपाल के रिलेशंस डिस्कस किए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जो डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट है। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जो भारत की टेरिटरी है, इसको अपने नक्शे में दिखाया, ये नेपाल का हिस्सा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1816 में, उस ट्रीटी के थ्रू ये रीजन्स जो हैं ये नेपाल को बिलोंग करते हैं। भारत कहता है भारत का हिस्सा, और ये ऑलरेडी भारत के पार्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, लेकिन नेपाल क्लेम कर रहा है ये हमारा हिस्सा है, हमको वापस लौटाया जाए। आज ये लिपुलेख पास को खोल दिया गया है, जिसके थ्रू भारत और चाइना के बीच में व्यापार हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को वापस से कंडक्ट किया जा रहा है केवल लिपुलेख का पास का इस्तेमाल करके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, नेपाल इसके ऊपर में ऑब्जेक्शन उठा रहा है। इन सभी ऑब्जेक्शंस को भारत ने रिजेक्ट किया है। क्वेश्चन ये है, आर्टिकल इसके अंदर में जो सोल्यूशन दिया गया है कि भाई ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई ये आने वाले समय पर एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाए कि इंडिया नेपाल लड़ने लगे इन तीनों रीजन्स को लेकर। नहीं चाहिए हमें ऐसा। इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, बैठकर आपस में बातचीत करो, ट्रस्ट बिल्डिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करो। फोकस होना चाहिए कि भाई एक ट्रस्ट बिल्डिंग क्या हमारा एक नया तरीका हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, उसके ऊपर में बातचीत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं। बाकी काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है। ये रहा लिम्पियाधुरा, ये रहा काला पानी, ये रहा लिपुलेख। ठीक है, नेपाल इसको अपनी टेरिटरी में दिखा रहा है, बट ये भारत का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया चाइना के हुकाऊ सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये अलग से ही टॉपिक है, मतलब कुछ ऐसा खास इंडिया के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, बट आर्टिकल प्रेजेंट था तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि चाइना अपने हुकाऊ सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव ला रहा है। पहली बात सुनो, हुकाऊ क्या है। ये चाइना के अंदर में इंटरनल पासपोर्ट है।
चाइना अभी तक क्या करता था, देखो हुको सिस्टम बहुत पुराना है, 1950 में ही चाइना के अंदर में इस पर्टिकुलर सिस्टम को ऑलरेडी ले आया गया था। इस सिस्टम का मेन पर्पस यह था अर्बन रेसिडेंट्स और रूरल रेसिडेंट्स को क्लासिफाई करना। अर्बन रेसिडेंट यानी शहर के लोग, गांव के लोगों को डिवाइड करना कि अगर कोई गांव में प्रेजेंट है, गांव में उनके पास में सुविधाएं नहीं है, सारी सुविधाएं उन तक सही समय पर टाइम पर पहुंचते रहें, बस इस चीज को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं। समझे कि टाइम पर उन लोगों तक सुविधा पहुंचती रहे, जिससे क्या होगा, वो शहर में नहीं आएंगे। और जब शहर में नहीं आएंगे तो इससे यहां पर दोस्तों क्या होगा, जो शहरीकरण है वो यहां पे कम हो जाएगा, मतलब शहर पे बर्डन कम पड़ेगा। तो चाइना की यहां पर एक जो मेन कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि लोग जहां पे हैं उनको वहीं पर फैसिलिटी मिले। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है, शहरों के अंदर में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो चाइना इसमें बदलाव कर रहा है कि आप शहर में भी रहोगे तब भी आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, स्कूल, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो बेसिकली आपको बस खाली इतना याद रखना है, चाइना का हुको सिस्टम क्या है, पूछ ले हुको सिस्टम क्या है, तो ये अर्बन रेसिडेंट्स और रूरल रेसिडेंट्स को डिवाइड करता है, क्लासीफाई करता है। सेकेंड चीज़ पूछ ले कि भाई इसका मेन पर्पस क्या है, तो ये ना प्लेस ऑफ रेसिडेंस को ऑफिशियली रजिस्टर करता है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर रह रहा है, ऑफिशियली रजिस्टर करने का काम है इस हुको सिस्टम का। ठीक है, तो ये चाइना का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इंटरनल पासपोर्ट की तरह वर्क करता है और अर्बन और रूरल एरियाज को यहां पर डिफर करने का काम करता है ये हुको सिस्टम। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग शिव शक्ति पॉइंट, शायद आपको याद आ रहा होगा। चंद्रयान 3 जो खासकर चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है 23 अगस्त 2023 में। तो जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, हमने उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है, ये आपको पता होगा। तो चंद्रयान 3 जिस जगह पे लैंड हुआ उसको हमने शिव शक्ति का नाम दिया। और बहुत सारी जो स्टडी है वो ये बताती हैं कि शिव शक्ति पॉइंट जहां पे भारत का चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, वहां की मिट्टी के अंदर में कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जो जो हमारे धरती के ऊपर में कुछ मीटियोराइट है ना चांद से आए हुए, उसके अंदर में जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स चांद की मिट्टी पर भी है। कहने का मतलब यह है कि सुनो, एक समय पहले, बहुत टाइम पहले क्या होता है, एक बहुत बड़ा मीटियोराइट चांद का टुकड़ा टूट कर आता है और धरती पर गिरता है। कहां पर गिरता है, एंटार्क्टिका के अंदर में, जिसको डिस्कवर किया गया 1982 में। और ये कहां से डिस्कवर होता है, अलन हिल से। और इस टुकड़े को नाम दे दिया गया एक, और वो जो नाम दिया गया है वो है ALHA 81005। ये देखो ALHA 81005, ये एग्जैक्टली यहां पर इसको नाम दिया गया इस टुकड़े को। अब हुआ क्या, जब इस टुकड़े के ऊपर में रिसर्च किया गया तो हमें पता चला कि भाई इस वाले चट्टान के अंदर में आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत ज्यादा है। एक तो आयरन बहुत सारा है और मैग्नीशियम बहुत सारा है, एल्यूमिनियम बहुत कम है। अब हमने शिव शक्ति पॉइंट जो घोषित किया है, चांद पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो उसमें हमने ना एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है अपने रोवर के ऊपर में। पता है ना, चंद्रयान 3 के अंदर में रोवर था, रोवर निकला था, फिर उसके बाद में चांद पे वो घूमा। तो उसमें एक हमने यंत्र लगाया हुआ है, उस यंत्र का नाम है APXS, एल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस APXS ने क्या किया, इस एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को मेजर किया। ठीक है, यानी कि जिस जगह पे वो रोवर उतरा था वहां पर चांद की जो रॉक्स है, चट्टान है, चांद की जो मिट्टी है, उसके कॉम्पोजिशन के ऊपर में रिसर्च किया, उसके कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश की। अब होता क्या है, दो इंपॉर्टेंट अलग अलग लूनार रॉक टाइप्स ये पाए जाते हैं, यानी चांद पे दो अलग अलग चट्टान की फॉर्म पाई जाती हैं। एक है फेरोवन एनॉर्थोसाइट और दूसरा है यहाँ पर मैग्नीशियम रिच रॉक्स। तो मैग्नीशियम रिच रॉक्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो पता ये चला कि जो धरती पर मीटियोराइट आया है उसमें भी आयरन मैग्नीशियम है, और जिस जगह पर चांद की मिट्टी के ऊपर हमने रिसर्च की है उस जगह पर भी मैग्नीशियम आयरन्स है। तो ये आने वाले समय पर हमको बता सकता है कि मून यानी कि चंद्रमा के मिट्टी के अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स प्रेजेंट है, जो आने वाले समय पर मून की लेयर्स को और ज़्यादा एक्सपोज करेगा। मून के बारे में, मून के एवोल्यूशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल से हम लोग जान सकेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है, फिर एक और आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट था जहां पर हमने एक्सेलेटल के बारे में बात की थी। एक्सेलेटल क्या है दोस्तों, उसका साइंटिफिक नेम है एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम। ये एक्सेलेटल एक प्रकार का एम्फीबियन है, जैसे फ्रॉग वगैरह होता है ना, फ्रॉग एम्फीबियन है, वैसे यहाँ पर एक्सेलेटल एम्फीबियन। अब फ्रॉग जो है वो पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है ना, लेकिन ये जो एक्सेलेटल है ये परमानेंटली ज़्यादातर पानी में रहता है। इस बार क्या हुआ, जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसका जो मैस्केट, उसका जो लोगो रखा गया है वो एक्सेलेटल रखा गया है। और ये एक्सेलेटल मेजरली मैक्सिको सिटी में पाए जाते हैं। लेकिन मैक्सिको का जो देश है ना, मैक्सिको की सरकार इस एक्सेलेटल को बचा नहीं पाई।
एक टाइम हुआ करता था एक्सीलेटल की पॉपुलेशन 6000 स्क्वायर पर किलोमीटर के हिसाब से मिलती थी, यानी कि हर स्क्वायर किलोमीटर पर 6000 एक्सीलेटल हमको मिल जाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा खास एम्फीबियंस है, याद रखिएगा। ये इतने खास हैं जो अपने हाथ पैर दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। ये इनमें खास बात है, अपने ब्रेन टिश्यूज को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन होती चली गई कम, और बताया गया है कि पिछले 2 सालों के अंदर में, पिछले 2 सालों में एक भी एक्सीलेटल को मैक्सिको में नोटिस नहीं किया गया। और इस बार फीफा वर्ल्ड कप के अंदर में उन्होंने लोगो लगा दिया एक्सीलेटल का। तो ये दिखाता है मैक्सिको का फेलियर, कि भाई आप अपना फेलियर ही दिखा रहे हो कि आप उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए एक्सीलेटल को, और आपने यहां पर क्या कर दिया, लोगो सेट कर दिया। तो एक कंट्रोवर्सी सा यहां पर पूरा सिचुएशन चल रहा था। आपको कुछ नहीं करना, एक्सीलेटल के बारे में बात याद रखनी है। ये पानी में रहने वाला एम्फीबियन है। ये इतना खास है, इतना खास है कि अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। ये रीजनरेटिव एबिलिटीज के लिए जाना जाता है, प्लीज याद रखिएगा। रीजनरेटिव एबिलिटीज का मतलब यहां पर क्या है, ये अपने हाथ पैर अगर इसके मतलब कहीं किसी वजह से अलग हो जाते हैं तो उसको दोबारा रीजनरेट कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ब्रेन टिश्यूज को ग्रो कर सकता है। और लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है, वो है प्रदूषण। क्योंकि जब ये सांस लेता है ना एक्सीलेटल, तो ये सांस नाक से नहीं ले रहा है, ये सांस अपनी स्किन से ले रहा है, अपनी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि जिस टेरिटरी या जिस एनवायरमेंट में आज वो रह रहा है, वहां पे प्रदूषण मैसिव लेवल पर है। तो जितना ज्यादा यहां पर प्रदूषण रहेगा, जितना ज्यादा पोल्यूशन रहेगा, वो पोल्यूशन दोस्तों एक्सीलेटल की बॉडी में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलेटल उस पानी को एब्जॉर्ब जब कर रहा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ प्रदूषण भी उसके शरीर में जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। ये याद रखिएगा। इस वजह से आज ये कंजर्वेशन स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, सबसे ज्यादा खतरे में है। और अगर भी कुछ साल और नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर यहां पर इनको एक्सटिंक्शन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि भाई प्रजाति ही विलुप्त हो चुकी है। तो अभी के समय पर ये याद रखिएगा, क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर हुए हुए हैं, ऐसे दिखाई देते हैं ये एक्सीलेटल। ये रही सारे के सारे इनके बात कि भाई ये कंप्लीट रीजनरेशन के लिए जाने जाते हैं। अपने हाथ, उसके बाद टेल हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्किन हो गया, हार्ट और ब्रेन के टिश्यूज तक को यहाँ पर ये रीजनरेट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग FCNRB, ठीक है। तो यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था जिसमें हमने FCNRB डिपॉजिट की बात की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है किनसे, हमारे सभी कमर्शियल बैंक से, कि आप एक अच्छा सा एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दो बाहर के NRIs को, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस होते हैं या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं, जो बाहर रह रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर इंडिया के लोग हैं, बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि इंडिया में क्यों ना FD करवाई जाए, कमा कमा के FD करवा लें। FD पे इंटरेस्ट मिलता है लंबे समय के लिए, तो इनके लिए एक ऑप्शन रखा गया है। और RBI का यहां पर एक दिमाग भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई हमें अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना है। किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व जितना मजबूत रहेगा, उसकी करेंसी उतनी मजबूत रहेगी। और फॉरेक्स रिजर्व के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो है विदेशी मुद्रा करेंसी। जैसे आज हम डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, इन सबको अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेड करना होता है तो बदले में हम लोग यही पेमेंट कर रहे होते हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर एक डिपॉजिट बनाया हुआ है जिसका नाम है FCNRB डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट। ये केवल नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए, हमारे लिए नहीं है। बाहर का व्यक्ति है, वो डॉलर में कमा रहा है, वो सोच रहा है अपने डॉलर को इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडिया में FD करना चाहता है, तो इंडिया में किसी भी बैंक में वो अपने डॉलर के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट या FD कर सकता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। इससे क्या है, बाहर का पैसा, फॉरेन करेंसी इंडिया में डिपॉजिट हो गई, और वो पैसा यहां पर किसके पास में चला गया, RBI के पास में चला गया। अब ये जो डिपॉजिट्स हैं ये फॉरेन करेंसी में मेंटेन होते हैं, याद रखिएगा, ये इंडियन करेंसी में मेंटेन नहीं होते, ये याद रखने वाली बात है। और इसमें कौन कौन सी करेंसीज को अलाउ किया गया है, तो करेंसीज के नाम है, डॉलर को अलाउ किया गया है, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, इनको अलाउ किया गया। इसके अलावा दूसरे करेंसी में आप डिपॉजिट इंडिया में FD नहीं करवा सकते। लेकिन इसमें फायदा क्या है, अब फायदा यह है कि देखो, जैसे आप अगर FD करवाओगे ना आज, तो FD पे अगर ब्याज ज्यादा आ रहा है और टैक्स के दायरे में आ रहा है, तो आप टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो FCNRB का डिपॉजिट है, बाहर से कोई व्यक्ति यहां पर अपना फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट कर रहा है, उस पर जो वो ब्याज कमाता है, वो ब्याज दोस्तों एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द इनकम टैक्स रूल्स इन इंडिया। इनकम टैक्स उस पर पे नहीं करना पड़ता, ये याद रखिएगा। तो RBI ने बैंक्स को अलाउ कर रखा है कि भाई अपना थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, अपना अमाउंट FD करवाएंगे, तो बहुत सारा पैसा हमारे देश के अंदर में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे, इतने बढ़िया रिटर्न्स नहीं दे पा रहे, जिससे जो ये डिपॉजिटर्स इनकी संख्या कम होती चली जा रही है, वो बात बोला जा रहा है।
अब आरबीआई ये कह रहा है कि ठीक है, बैंक्स को कह रहा है कि आपका रिस्क हम झेल लेंगे, लेकिन आप एक अच्छा इंटरेस्ट रेट दो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व हम अपने देश के अंदर में इंक्रीज कर पाएंगे। आई होप ये क्लैरिटी मिल गई है। चलिए अगला यहाँ पर एडिटोरियल आपके सामने प्रेजेंट है, जो इंटरेस्टिंग है, जो बात करता है निगोशिएटिंग इन फेडरलिज्म इन हायर एजुकेशन। देखो पहले आपको यहाँ पर एक टर्म समझना होगा, वेट। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है? ये है संघवाद का ढांचा। और इंडियन फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो संघवाद का ढांचा क्या है? जहां पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, इसको हम लोगों ने फेडरलिज्म का नाम दिया है। अब जो हमारी हायर एजुकेशन है वो, देखो एजुकेशन आज कंकरेंट लिस्ट में आता है, 7th शेड्यूल के अंदर में लिस्ट बांट रखी है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं वहां पर केंद्र सरकार नियम बनाती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं वहां पर राज्य सरकार नियम बनाती है उसको लेकर। कंकरेंट लिस्ट में जितने मैटर्स होते हैं वहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। तो एजुकेशन के तौर पे जो केंद्र सरकार का इन्फ्लुएंस है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी 2020 की, याद होगा, उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना। 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का हो चुका है। एबीसी मैकेनिज्म आ चुका है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें सारे के सारे जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंटेशन है उसको यहाँ पर आप रजिस्टर करते हैं, है ना। तो आर्टिकल में कहने का मतलब यह है कि वैसे तो इंडिया में फेडरलिज्म है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके एजुकेशन सेक्टर में सेंट्रलाइजेशन बढ़ता चले जा रहा है कि केंद्र सरकार मैक्सिमम चीजों को अपने हाथ में ले चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से और अलग अलग बिलों के माध्यम से। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 आया, जहां पे अगेन सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही थी। तो इससे क्या होगा? फेडरल बैलेंस खराब होगा। राज्य सरकारों के पास में जो यूनिवर्सिटीज की पावर हुआ करती थी वो अब यहां पर बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। तो हमें इसको सुधारना होगा। स्टेट की ऑटोनॉमी भी है, स्टेट को भी कुछ एक्सटेंसिव पावर्स देनी होगी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये टॉपिक कंकरेंट लिस्ट में आता है जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे, केवल सेंटर का हक नहीं बनता। तो अगर फेडरलिज्म के ऊपर में काम करना है तो हमें निगोशिएटिव फेडरलिज्म को यहां पर लेकर आना होगा, जहां पर सेंटर और स्टेट मिलकर आपस में बातचीत करते रहेंगे। कंटिन्यूअसली इनके बीच में डिस्कशंस होंगे, कंटिन्यूअसली इनके बीच में बहुत सारी बातचीत होंगी। तो जो चीज केंद्र सरकार को अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो चीज अच्छी नहीं लगेगी उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं निगोशिएटेड फेडरलिज्म, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आप सोच रहे हैं कि हायर एजुकेशन को हम स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर जाएंगे, बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं वो सपोर्ट करते हैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए, कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है इंटरनेशनली कोलैबोरेशन किया जाए, बाहर के जो विदेश के बहुत सारे कैंपस हैं वो भारत के अंदर में आकर एस्टेब्लिश हों। लेकिन वो सारे के सारे कैंपस इंडिया के अंदर में एस्टेब्लिश तब हो पाएंगे जब स्टेट्स साथ में मिलकर काम करेंगे, और जब कुछ ऐसे प्रोसीजर्स रहेंगे तो स्टेट का सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति नहीं रहेगा। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि भाई सही तरीके से बैठकर एजुकेशन पे डिस्कशंस करने की जरूरत है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो फेडरलिज्म है उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है कि भाई बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आ रही है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल पॉलिसी बनाई है, इसके ऊपर जो मेन डिसीजन है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज़मीन दे रही है उस कैंपस को एस्टेब्लिश होने के लिए। तो जो ज़मीन, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके अलावा यहाँ पर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस होंगे, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट होगा, लोकल रेगुलेटरी फैसिलिटेशंस होंगे, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। इसी के लिए यहाँ पे फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ये याद रखिएगा, सेंटर स्टेट का कॉपरेशन होना जरूरी है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कशन किया था रिगार्डिंग सनस्क्रीन, ये पता होगा। तो यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक केमिकल को अप्रूवल दे दिया है। उस केमिकल का नाम यहां पर आपको नजर आएगा, नाम है बेमोट्रिजिनॉल। बेमोट्रिजिनॉल का यहां पर यूज किया जाएगा सनस्क्रीन के अंदर में। क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन का फायदा क्या होता है? सनस्क्रीन आपको सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है यूवी ए रेज, फिर उस जैसे इसके आगे ए लगाए वैसे ही दूसरी वाली के आगे बी लगाए और तीसरी वाली के आगे सी लगाए। तो यूवी ए रेज, यूवी बी रेज और यूवी सी रेज, तो तीनों में फर्क थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। यूवी ए रेज जो होती है इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये खतरनाक होती हैं। ये सूरज से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये हमारे स्किन के थ्रू यानी त्वचा के थ्रू शरीर के अंदर में एंटर कर जाती है। इससे शरीर के अंदर में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, पिगमेंटेशन डार्क होना शुरू हो जाता है, या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। फिर वैसे ही दोस्तों यहाँ पर यूवी बी रेज हैं। अब इनकी वेवलेंथ तो यहाँ पर शॉर्ट होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई जो आउटर स्किन है यानी बाहर के स्किन को ये इंपैक्ट करता है, लेकिन बाहर के स्किन के साथ साथ यहाँ पर ये सनबर्न क्रिएट कर सकता है, स्किन को कंप्लीटली डैमेज कर सकता है और इवन रिस्क बढ़ सकता है स्किन कैंसर का। तो पूछ ले स्किन कैंसर कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज से बढ़ता है, तो वो यूवी बी रेज हैं जिससे स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
फिर जो यूवी सी रेज होती हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं तीनों में से। लेकिन खतरनाक चीज़ यह है, अच्छी चीज़ यह है कि ये पृथ्वी तक नहीं आती, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर बीच में यहां पर इन यूवी सी रेज को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, या ओजोन लेयर हमको इन्हीं यूवी सी रेज से बचा रही होती है, इसके थ्रू प्रोटेक्शन दे रही होती है। तो ये अर्थ के सरफेस तक नहीं आती। तो ये याद रखिएगा कि जो हम अभी बैटरीजिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बेमोट्रेजिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या करता है, यूवी ए और बी को लेकर प्रोटेक्शन देता है, सी तो अर्थ के सरफेस तक आ नहीं रहा, तो इसको लेकर ये प्रोटेक्शन नहीं देता। तो बेट्रोजिनॉल क्या है, एक केमिकल है जो यूवी फिल्टर का यूज करता है, जिसका हम अब यूज करेंगे सनस्क्रीन के अंदर में, जिसको इजाजत दे दी है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। दैट्स इट। चलिए अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं फ्रांस ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, क्योंकि अभी G7 का समिट होगा फ्रांस के अंदर में, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया है। तो G7 समिट में जब ये सब कंट्रीज अवेलेबल होंगी तो प्रधानमंत्री जो हैं फ्रांस के साथ में सेपरेटली एक अलग से डिस्कशन, एक अलग से समिट भी चलने वाला है। तो फ्रांस ने यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट दिया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। फ्रांस ये कह रहा है कि भाई आप ना रफाल जेट्स के लिए डील कर रहे थे, क्योंकि इंडिया ने 114 रफाल जेट्स खरीदने के लिए बोला है हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसकी टोटल कॉस्टिंग आएगी 3.25 लाख करोड़ रुपीस। अब ये जो रफाल है इसको बनाया गया है डेजो एविएशन के थ्रू, फ्रांस की एक कंपनी है। इंडिया ने ऑलरेडी 2016 में, याद है ना, 36 रफाल जेट्स परचेज करे थे, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब हम और भी ढेर सारे रफाल जेट्स को परचेज करना चाहते हैं फ्रॉम दी फ्रांस। लेकिन इस बार फ्रांस कह रहा है ठीक है, और इस बार हमारी भी डिमांड है कि हम केवल यहाँ पर बायर और सेलर वाला रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, हम चाहते हैं मिलकर साथ में इसको बनाया जाए। आप इंडिया में आके प्रोडक्शन करें, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन करें, इक्वल टू इक्वल पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये हमारा मेन टारगेट है। तो फ्रांस कह रहा है ठीक है हम रेडी हैं, लेकिन कुछ कोर टेक्नोलॉजीज है जो फ्रांस ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज हमको ट्रांसफर करने वाला है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिलेगा और भारत और फ्रांस के डिफेंस रिलेशंस को एक भारी मात्रा में मजबूती भी मिलेगी। मजबूती किस सेंस में, क्योंकि भाई रफाल को लेकर डील हो रही है, इससे पहले मिराज 2000 और उसके साथ प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन सबमरीन्स वगैरह, ये सब हम लोगों ने फ्रांस से परचेज किया है। उसके बाद दोस्तों भारत और फ्रांस आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आज महाराष्ट्र के अंदर में लोकेटेड है, यहां पर काम चल रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा तो दुनिया का एक मैसिव सा हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट रेडी कर चुके होंगे, भारत और फ्रांस मिलकर। बाकी इंडिया फ्रांस मिलकर और भी डिफरेंट जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट डील्स वगैरह इनके बीच में साइन हो चुकी है। और ये मेजर इंडिया फ्रांस का जो न्यूक्लियर कॉपरेशन है, इसमें प्लीज ये याद रखेगा जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, महाराष्ट्र में तैयार हो रहा है। इसका इंपॉर्टेंस यह है कि दुनिया का एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के तौर पर रेडी होगा जब एग्जैक्टली ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है आपको, ठीक है। चलिए अगला न्यूज आर्टिकल बात करता है शिगेलॉसिस के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखोगे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है और यहां पर बात करी जा रही है, एक टर्म, एक नाम यहां पर यूज किया गया है जिसका नाम है बैसिलरी डिसेंट्री। ये इसको हम लोग शिगेलॉसिस भी कहते हैं। अब होता यह है कि ये शिगेलॉसिस के केसेस रिसेंटली केरला में बढ़ते हुए नजर आए, तो आपने याद रखना है बीमारी एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। आइए मैं आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। तो जब भी हम यहाँ पर शिगेलॉसिस के बारे में बात करेंगे तो ये होता है शिगेला बैक्टीरिया की वजह से। शिगेला बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली बीमारी है, हाईली कंटेगियस है, यानी फैल सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। और याद रखने वाली बात यह है कि ह्यूमंस आर द नेचुरल रिजर्वॉयर। जो ह्यूमंस है, जो आज इंसान है, वो नेचुरल रिजर्वॉयर है यहाँ पर शिगेलॉसिस के, समझे। यानी कि उनमें नेचुरली यहाँ पर ये वायरस, ये बैक्टीरिया पाया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, शिगेला बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शिगेलॉसिस में सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो कुछ सेक्शंस हैं, यानी बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, एल्डरली पीपल जो बुजुर्ग लोग हैं, या मेलनोरिश्ड पीपल, ठीक है, जिनके बॉडी में पोषण की कमी है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उन पे सबसे ज़्यादा भारी इंपैक्ट डालता है ये शिगेलॉसिस, ठीक है। इसका मेन सिम्टम क्या है, अगर किसी को शिगेलॉसिस हो गया तो मेन सिम्टम नजर आएगा वो है डायरिया। उस इंसान को सबसे पहले डायरिया होगा, ठीक है। डायरिया ब्लडी भी हो सकता है या म्यूकस कंटेनिंग वाला डायरिया हो सकता है। कुछ और भी लक्षण इसमें नजर आते हैं। लक्षण में जब आप देखोगे तो सिम्टम्स में बुखार होना, उल्टी होना, स्टमक क्रैम्स होना, ठीक है। टेनिसमस, ये एग्जैक्टली क्या होता है कि जब पेट खाली भी है तब भी ऐसा लगता है यहाँ पर एक व्यक्ति को दस्त हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर बॉडी में से बहुत सारा जो कह सकते हैं वाटर है वो लूज हो जाता है। तो हाइड्रेशन की जो कम, डिहाइड्रेशन स्पेशली, एक डिहाइड्रेशन का शिकार बन जाती है यहाँ पर ये बॉडी, समझ रहे हैं।
तो ये होता है शिगलॉसिस के अंदर में। रिसेंटली शिगलॉसिस के केसेस निकल कर आए। आपने याद क्या रखना है कि शिगलॉसिस होता किसकी वजह से, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम हमने डिस्कशन किया है, बैक्टीरिया का नाम है शिगेला। शिगेला की वजह से बीमारी फैलती है यहाँ पर ये शिगलॉसिस। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, ये समझ में आ चुका है। इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन की बात करेंगे तो कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, या फिर बॉडी को हाइड्रेट वगैरह करा जा सकता है, जिससे यहाँ पर एक सपोर्ट दिया जा सकता है। सबसे पहली चीज साफ सफाई मेंटेन करो, क्योंकि ये बीमारी जो ट्रांसमिट होती है गंदा खाना गंदे पानी की वजह से सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होती है। तो साफ सफाई मेंटेन रखना, साफ पीने का पानी इस्तेमाल करना, साफ सफाई को मेंटेन करने के साथ साथ फूड सेफ्टी का ध्यान रखना। इसी के लिए कुछ और स्कीम्स भी चलाई गई हैं, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, जो बेसिकली क्या करते हैं, हमको साफ सफाई या स्वच्छता की तरफ बढ़ाते हैं, जिससे ये बीमारी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, बैक्टीरिया ये कम पनपता है। फिर जितनी गंदगी मिलेगी उतना ही ज्यादा फिर बैक्टीरिया जो है ये पनपता हुआ नजर आएगा। याद रखेगा, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। कई बार क्वेश्चन बनता है कि बीमारी बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से स्पेशली होती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन। अब कल वाले कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं जो हमने कल ही कवर किए हैं, उसको हम नेक्स्ट वाले वीकली कंपाइलेशन में कवर कर लेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर आप कह सकते हैं मंडे टू फ्राइडे तक हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली हैं। मंडे टू फ्राइडे तक सभी जो न्यूज आर्टिकल्स है वो हम लोगों ने इसमें कवर कर रखे हैं, ठीक है। बाकी सेशन को करते हैं समाप्त, कल मिलते हैं, कल जल्दी मिलेंगे सेशन के अंदर में, मॉर्निंग में वही प्रीलिम्स बूस्टर, फिर उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।